गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर रीड किया था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल टुगेदर। तो इसमें हमने चैप्टर की कंप्लीट समरी और इसके वर्ड मीनिंग्स कर लिए थे। आई होप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसके कुछ टेक्सचुअल्स हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं। लाइक फर्स्ट है इसमें लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन, कि कैप्टन ने क्या स्टेप्स उठाए थे। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन, एक तो जहाज़ को ख़राब मौसम से बचाने के लिए, और सेकंड है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, कि जहाज़ में पानी भरने से रोकने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे। इसमें है ही ड्रॉप द स्टीम जिप, मतलब कि जो उसमें नाव की गति थी उसको धीमा कर दिया था। काइंड ऑफ सेल टू स्लो द बोट डाउन एंड लैश हैवी मॉर्निंग ड्रॉप इन द स्टर्न, यानी कि उसने एक तो उसकी नाव की गति को धीमा कर दिया था। उसमें धीमा करने के लिए उसने क्या किया था, एक तूफान का तिकोना पाल नीचे कर दिया था, और नाव का जो क्या किया था उसने, उसको तिकोना एक जो पाल था, मतलब कि वो जो एकदम से तेज़ हवाएं आती है उसको रोकती हैं, वो उसको नीचा कर दिया था ताकि हवाएं इससे टकराएं और वापस हो जाए। फिर है नाव को बांधने वाली, मतलब एक फंदा सा बना लिया था उसने, जिसने नाव के पिछले भाग को उसने बांध दिया था। फिर कैप्टन ने हर एक चीज़ को दोहरा बांध दिया था ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क ना आ सके, और उसने जीवन रक्षक बेड़े को ड्रिल की रक्षा के लिए तारें बांध दी, मतलब कि ड्रिल की रक्षा के लिए उसने काफ़ी सारी उसके अंदर रॉप्स जो थी वो घुमा दी थी, तारें बांध दी थी। उसने जलरोधक कपड़े और लाइफ जैकेट पहन ली थी कि अगर वो एक बाई चांस अगर वो गिर भी जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें कोई नुकसान ना हो सके। सेकंड था कि टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, कि जहाज़ में पानी भरने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया था। ही टुक सम वाटर प्रूफ हैच कवर्स, सबसे पहले उन्होंने कुछ हैच कवर्स को ले लिया था। ही स्क्रूड देम अक्रॉस द बिग हॉल्स, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक बड़े से पेंच और कैनवस लेकर नाव के दाईं साइड से आने वाली पानी को रोकने के लिए उस स्थान की मरम्मत कर दी थी। खुले सुराखों को बांधकर दरवाजे के जलरोधक कवर से उन्हें पक्का कर दिया था। और मतलब कि ही ट्राई टू चेक द फ्लडिंग ऑन ऑफ वाटर, कि किस तरह से जो है पानी अंदर ना आ सके, उसे रोकने के लिए उन्होंने अपना सारा काम पक्का कर दिया था। सेकंड है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी, कि जो यात्री थे उनकी 4 और 5 जनवरी की जो यात्रा थी वो कैसी थी। इसमें है ऑन जनवरी 4 and 5 दे फेस द डायरेक्ट सिचुएशन, मतलब कि डायरेक्ट सिचुएशन यानी कि एकदम से उन्होंने एक सिचुएशन को देखा जो 4 और 5 जनवरी को हुई थी। दे फेल्ट दे वर श्योर टू डाई, मतलब उन्हें ऐसा लग गया था, वो सिचुएशन ऐसी थी कि अब वो बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। बट दे वर नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरे नहीं थे। जॉन सेड दैट ही डिड नॉट माइंड इफ़ दे ऑल डाइड टुगेदर, जॉन ने क्या कहा था कि अगर वो इकट्ठे मरते हैं तो उन्हें कोई डर नहीं है। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर डिटरमाइंड टू फाइट टिल द लास्ट टू सेव द शिप, जो कैप्टन था और उसकी वाइफ थी वो लास्ट तक अपने शिप को बचाने का प्रयत्न करते रहे थे। दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू सेव द शिप, वो जीवित रहने के लिए और अपने शिप को बचाने के हर प्रयत्न को करते रहे थे। ठीक है, मतलब कि जो कैप्टन था और उसकी वाइफ थी उन्होंने हर संभव कोशिश की कि किसी भी तरह से जो उनका शिप है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, या उनके जो बच्चे शिप पर हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, उससे उन्हें बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। इसके बाद है डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट, कि ऐसी कौन सी 3 तब्दीलियाँ हुई थी, चेंजेस हुए थे, जैसे कि इस लेसन में बताई गई हैं। इसमें था द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेड फॉर द 3-year जर्नी, एक तो उन्होंने सबसे पहले अपनी एक 3 साल की जो लंबी यात्रा थी उसके लिए उन्होंने अपनी एक डिसीज़न ले लिया था प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी देयर इज़ अ सेंस ऑफ होप एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ द रफ वेदर, फर्स्ट जर्नी है जो उनकी, उसमें उनको थोड़ी सी हंसी खुशी से वो बीत गई थी। एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ होप एंड जॉय, मतलब काफ़ी सारी उनको उम्मीदें थी और काफ़ी खुश थे वो। दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस एंड न्यू ईयर डे ऑन बोर्ड, उन्होंने अपना जो है क्रिसमस को और क्रिसमस के त्यौहार को, नए साल को काफ़ी हंसी खुशी से मना लिया था।
और उनको मतलब उसके बाद जो हुआ, दैट इज़ दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, बट देन दे आर कॉट इन अ टेरिबल स्टॉर्म। उसके बाद वो एक भयंकर समुद्री तूफान में वो फंस गए थे। दे थिंक देर इज़ एंड इज़ नियर, अब उनको लगा था कि अब उनका अंत जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। बट ईच वन शोज़ रेयर करेज, लेकिन अब क्या है कि उन सब ने अपने एक जो साहस है उसको दिखाया, उसको अपनी करेज को दिखाया। दे आर एबल टू स्पॉट अ टीनी आइलैंड इन द वास्ट ओशियन, फिर उन्होंने एक जो इतना बड़ा जो समुद्र है उसमें एक छोटा सा टापू ढूंढने में वो सफल रहे। इन द फाइनल सेक्शन लास्ट में वी सी देयर चीयरफुल लैंडिंग, लास्ट में हम देखते हैं कि वो कितनी अच्छी तरह से सफलतापूर्वक जो है द्वीप पर की भूमि पर पहुंच जाते हैं। द राइटर फील्स ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु स्टूड बाय हिम ड्यूरिंग द टेरिबल डेज, कैप्टन अपने उन सभी के लिए आभारी है जो उस घटिया और इस कठिन परिस्थिति में उनके साथ थे। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर, कि वो कौन सी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो बच्चों और बूढ़ों में क्या मतलब अंतर देखा गया उन खतरों को देखते हुए। चिल्ड्रन सुजैन एंड जॉन डिड नॉट बिकम पैनिक, मतलब जो सुजैन और जॉन थे वो तो चिंतित नहीं हुए थे। दे न्यू देयर पेरेंट्स वर डूइंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट देम, वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनके माँ बाप जो हैं उनको बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बच्चों को तो ये होता ही है कि जब उनके पेरेंट्स हैं तो उन्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। फिर है सुजैन ड्रू देयर अटेंशन टू गिव देम टाइमली लाफ एंड डिस्ट्रेस देम, उसके बाद सुजैन अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान दुख और परेशानी से हटाने के लिए हंसी की ओर ले जा रही थी। कि मतलब बच्चों ने ये सोचा कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चिंतित हैं, तो उनको मतलब उस दुख से हटाने के लिए वो एक ऐसे ही उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि वो थोड़ा सा उस तकलीफ़ को भूल जाएं और थोड़ा सा वो खुश हो जाएं। फिर है जो एडल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, द एडल्ट्स मेक प्रिपरेशन टू ओवरकम द डेंजर फेसिंग दैम, मतलब बड़े बूढ़े जो है खतरों से निपटने की तैयारी कर रहे थे। कैप्टन हायर 2 क्रूमैन्स टू हेल्प दैम, कैप्टन ने 2 नाविकों की मदद के लिए किराए पर लिया, मतलब कि 2 नाविकों को ले लिया था उसने जो उनकी हेल्प कर सके। एंड कैप्टन एंड हिज वाइफ डिड नॉट लूज़ करेज, उन्होंने अपना जो साहस है वो टूटने नहीं दिया था। दे बूस्टेड अप द मोरल ऑफ ईच पर्सन, मतलब वो दूसरे व्यक्तियों का भी मनोबल अपनी बातों से ही बढ़ा रहे थे। जैसे होता है ना कि जब साहस टूटने लगता है या उनको ये लगने लगता है कि अब तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उस टाइम तक जो है उन्होंने कोशिश की कि उसको साहस को ना टूटने दें और उनको बचा लें। फिर है हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस, कि ये कहानी कैसे सुझाती है कि आशावादी खतरनाक तनाव को सहन करने में सहायता करती है। आशावादिता जो होती है वो किस तरह से सहन करती है सब कुछ, जो मतलब आशावादी लोग होते हैं वो किस तरह से हर दुख तकलीफ़ को सहन कर लेते हैं, इसमें हमें बता रखा है। द एंडलेस एनॉर्मस सीज मूव्स टुवर्ड्स देम, एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही विशाल समुद्र जो था वो उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। कैप्टन स्लो इट डाउन बाय ड्रॉपिंग द देयर वॉज वाटर ऑन द बाय ड्रॉपिंग द स्टॉर्म जिप, कैप्टन ने रस्सियों को कसकर बांध दिया ताकि थोड़ी सी उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए। कैप्टन फास्टन टाइटली हैवी मॉर्निंग रॉप, उन्होंने जीवन रक्षक जैकेट पहन ली। दे वर लाइफ जैकेट्स, एवरीवेयर देयर वाज वाटर इन द शिप, कि जो शिप है जो समुद्र है उस पर हर जगह पानी ही पानी था। द कैप्टन स्टार्टेड टाइमली रिपेयर, कैप्टन ने बहुत उसको अपना जो काम है बहुत जल्दी ही उसने शुरू कर दिया था। कैप्टन हॉप टू फाइंड अनदर आइलैंड वेयर दे रीच सेफली, कैप्टन ने बहुत जल्दी वो द्वीप भी ढूंढ लिया जहाँ पर सुरक्षित पहुँचा जाए। दे ऑल वर सेफ, वो बहुत सभी के सभी जो थे सुरक्षित थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉल बॉय वॉज स्टिल नॉट अफ्रेड टू डाई, कि जो उनका छोटा सा बेटा था वो अभी भी मरने से जो है नहीं डर रहा था। फिर है what lesson do we learn
from such hazardous experience when we are face to face with death। मतलब जब हम बिल्कुल मौत से टकरा कर आते हैं तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। It is a teamwork in the sea storm that helps to fight sea successfully। कि ये एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क दैट मीन्स कि सामूहिक प्रयास होता है जिसकी वजह से जो मतलब कि एक सफलता उन्होंने हासिल की थी अपने टीम वर्क के कारण, ठीक है, मुकाबला कर पाए वो हर परिस्थिति का। एवरी क्रू मेंबर ऑफ शिप मस्ट कीप हिज मोरल हाई। हर किसी ने अपना जो है इस परीक्षा की घड़ी में अपने ऊपर एक संयम बना के रखा। एंड एनकरेज अदर्स टू आर फाइटिंग द सी स्टॉर्म, और दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करते रहे संघर्ष करने के लिए। वंस कैप्टन एक्सेप्टेड हिज कमिंग डेथ बिलो द वेव्स। एक बार जब कैप्टन ने उम्मीद का दामन मतलब छोड़ने की कोशिश की, यानी कि जब उनको लगा कि वो मरने वाला, अंतिम क्षण उसको लगा, तो ऑल ऑफ सडन ही गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अचानक से उनको एक उम्मीद दिख गई थी। एंड सो वी शुड ऑलवेज़ बी होपफुल, जिसकी वजह से हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि जब कैप्टन को ये लगा था कि अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता, अब तो वो बिल्कुल मरने वाला है, तो उस टाइम ही उसने अपनी जो है एक हौसला जो था उसने तोड़ा नहीं था। अचानक से उसको एक आशावादी एक किरण नज़र आई कि वो बच जाएगा। फिर है देयरफॉर दीज टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस टीच अस टू बी ऑप्टिमिस्टिक। इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें इन मतलब सभी स्थितियों से बाहर निकलने का एक पाठ पढ़ाते हैं। एंड करेज टू डू आवर ड्यूटी, और हमें हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहना चाहिए, इस चीज़ को सिखाते हैं। वी शैल डेफिनेटली ओवरकम ऑल टाइप ऑफ स्टॉर्म्स इन आवर लाइफ, कि हम हमेशा चाहे कितने भी तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आए हम उनसे ओवरकम ज़रूर होंगे, हम उनसे बाहर निकल जाएंगे। एंड वी शैल सक्सीड, और हम काफ़ी मतलब इसमें सक्सेस पाएंगे, दैट इज़ विजयी होंगे। इसके बाद है व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। आपके विचार से जोखिमों से भरे होने पर भी मनुष्य खोजी अभियानों की ओर अग्रसर होता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स। सबको पता है कि लाइफ हमेशा हमारी जो है एडवेंचर से भरी रहती है। फिर है एडवेंचर्स हैज़ बीन ऑलवेज एनकरेजिंग पीपल टू टेक रिस्क फॉर डेंजरस एक्सपीडिशंस। एंड एडवेंचर्स जो है रोचकता जो होती हैं वो हमारी जो हर एक इंसान की लाइफ जो होती है उसमें रिस्क लेने की जो एक टास्क होती है उसको लेने में, उसको हासिल करने में सक्सेसफुल करती है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन क्रेजी टू डू न्यू थिंग्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए आगे रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। दे शार्पन देयर एबिलिटी टू डू दीज रिस्की वर्क्स एंड इवन ह्यूमन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द अप्रोचिंग डेथ। एंड कैप्टन कुक डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली। कैप्टन कुक ने भी ये फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कर दिखा दिया था। दे प्रिपेयर शिप एंड शार्पन देयर सीज फेयरिंग स्किल्स। दे डिड नॉट लीव होप। उन्होंने कोई उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। दे स्ट्रगल सो दे सक्सेडेड। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली। ठीक है बेटा, इसमें मतलब इस क्वेश्चन में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली। अदरवाइज़ अगर वो उम्मीद का दामन छोड़ देते तो वो भी और उनके साथ जो उनकी फैमिली थी वो भी बच नहीं पाते। ठीक है, इसके बाद हमारा है वी हैव कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक गेल एंड स्टॉर्म in the account. Here are two more words for storm, that is typhoon and cyclone. इनका वर्ड भी सेम होता है, तूफान ही होता है। How many words does your language have for storm? कितने सारे वर्ड्स हैं आपके पास जो स्टॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो। That is tempest, commotion, violent weather, etc. इस तरह के हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब है रैला, समुद्री तूफान, आंधी, चक्रवात। ठीक है, फिर है कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के जैसे कि नेम हैं। हमारी जो किश्ती होती है, बोट होती है, शिप होती है,
जिसे हम बोलते हैं येट, बोट, कनॉय, शिप, स्टीमर एंड स्कूनर। ये सब हमारे इनके नाम होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नाव, किश्ती, शिकारा, जहाज, नौका, जलपोत। ठीक है, अपनी भाषा में हम इन सब शब्दों को बोलते हैं। इस तरह के ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये करनी है बेटा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप हमसे बात करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली इस चैप्टर में हमने अभी तक सिर्फ यही सीखा है कि किस तरह से जो एक फैमिली है वो घूमने के लिए निकलती है, और एक शिप पे वो तैयार हो जाते हैं अपने 3 साल मतलब यात्रा करने के लिए, और उस यात्रा के दौरान उनके सामने क्या क्या तूफ़ान, ख़तरनाक जो एक सिचुएशंस आती हैं, उनसे वो किस तरह से ओवरकम होते हैं, किस तरह से बाहर निकलते हैं। जो उनके बच्चे हैं उसमें वो उनका किस तरह से साथ देते हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स और चैप्टर की समरी हम कर चुके हैं। इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज़ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका किसने लिखा था? A.R. विलियम्स। किसने लिखा था? A.R. विलियम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो टट है बेसिकली वो कितने साल पहले जो मर गए थे उनको किस तरह से दबा दिया गया था, फिर उनका किस तरह से पोस्टमार्टम करते हैं, कितने हज़ार सालों के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है, और फिर जो उनका निकलता है ताबूत में से जो शरीर निकलता है उस पर जो उनके जेवरात हैं ये सब है उनको निकाला जाता है, सिटी स्कैन किया जाता है कि उनकी मौत का कारण जानने के लिए कि वो जो मरे हैं तो वो कैसे मरे हैं, क्यों मारे गए हैं। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट टीनेजर व्हेन ही डाइड, मतलब जब उनकी मौत हुई थी तो वो काफ़ी छोटे थे। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज़, मतलब कि वो एक काफ़ी शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर अनेकों शताब्दियों तक शासन भी किया था। इसके बाद है ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, मतलब कि उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया था, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, मतलब कि 1922 में उसके मकबरे की खोज होने के बाद आधुनिक संसार ने ये अंदाज़ा लगाया था, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, ये अंदाज़ा लगाया, स्पेकुलेटेड यानी कि अंदाज़ा लगाया कि उनके साथ क्या हुआ था, विद मर्डर बीइंग, मतलब कि उन्हें मार दिया गया था, एंड द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे मतलब जो एक्सट्रीम जो कंडीशन लग रही थी वो यही लग रही थी कि शायद उन्हें मार दिया गया था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, शायद उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर है नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 ईयर्स के बाद जब हम सबसे पहले उनके मकबरे को बाहर निकालते हैं तो टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, तो टट की जो बॉडी है उसको सिटी स्कैन के लिए रखा जाता है जिससे हमें कुछ क्लूज़ मिलते हैं उनके डेथ के बारे में, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश प्रोहा, मतलब कि उनको जो उनकी सिटी स्कैन करने के बाद जब हमें उनके क्लूज़ मिलते हैं तो उनके जीवन और मौत के बारे में हमें नए नए कुछ तथ्य हैं जो सामने आते हैं, और उसे छोटे बादशाह के बारे में ठीक और वैज्ञानिक आंकड़े हमें उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है कि जो टट हैं वो काफ़ी साल पहले मर गए थे जिन्हें दफना दिया गया था, लेकिन आज जब हम इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मरे थे या मारे गए थे, तो उनके डेड बॉडी को हम जो है निकालते हैं और सिटी स्कैन के लिए रखते हैं जिससे हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में या उनकी मौत के बारे में हमें कुछ और क्लूज़ का पता चल जाएगा कि उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। इसमें है एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स, यानी कि
जब राजा टुट को मतलब प्राचीन कब्रिस्तान जो होता है जहाँ राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, उसमें स्थित कब्र में से बाहर निकाला गया तो एक काफ़ी तेज़ हवा जो थी चल पड़ी थी। धूल के मतलब जो राक्षस थे उन्होंने झकझोर कर रख दिया था। मतलब इतनी तेज़ हवा चली थी कि धूल भरी आंधी चल रही थी कि एकदम से तेज़ हवा ने उनके जो मुंह पर मिट्टी है सब कुछ इस तरह से उड़कर आ रहा था जैसे कोई उन पर फेंक रहा हो। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade cloud grey। मतलब कि जो सारे दिन भर जो मतलब दिन था उस दिन सारे दिन काले रंग के बादल रेगिस्तान के आकाश में छाए रहे और अब भूरे रंग के टोकरी में तारों को ढक रहे थे। इसके बाद है It was 6 p.m. on 5th January 2005। आज 5 जनवरी 2005 की शाम के 6 बज चुके थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रॉब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। मतलब कि संसार के सबसे प्रसिद्ध ममी को चमकीला सिर पहली बार सिटी स्कैन में चमका, जिसे यहाँ इस युवा सम्राट के जीवन के रहस्यों को जानने के लिए लाया गया था, जिन्हें 3300 से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके थे मरे हुए। ठीक है, इसके बाद है ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प रॉक कट डाउन some 26 feet underground to pay their respects। यानी कि सारी दोपहर जो है सारी दोपहर बाद संसार के सभी भागों में जो भ्रमणकारी होते हैं एक साधारण पंक्ति में चट्टानों को काटकर बनाया गया मकबरे में से नीचे उतरे लगभग 26 फुट भूमि के अंदर ताकि वे अपना सम्मान अदा कर सकें। मतलब कि 26 फीट उनको गहराई में दबाया गया है ताकि वो उनको सम्मान दे सके। ठीक है, इतना गहरा उन्हें दबा दिया गया था। दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chambers and peered at Tut's grilled face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin let some visitors read from guidebooks in a whisper। That means कि उन्होंने कब्र कक्ष की दीवारों को मतलब कि जो कब्र था उसकी दीवारों को पर बने चित्रों को ध्यान से देखा और टुट के चमकदार चेहरे को देखा जो कि उसकी मम्मी के आकार के कफन को ढक्कन की प्रमुख विशेषता थी। मतलब कि उनको काफ़ी अच्छी उसके अंदर पिक्चर्स बनी हुई थी। इसके बाद हैं कुछ विजिटर्स थे जो वहाँ मतलब जो फुसफुसाहट कर रहे थे जिन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ा था। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently। काफ़ी सारे जो थे उन्हें चुपचाप खड़े थे। Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the Paroha curse। That means कि वो चुपचाप खड़े रहे, शायद वे टुट की उसकी किशोर अवस्था में अकाल मृत्यु के बारे में सोच रहे थे कि इतनी जवानी में वो कैसे मर गए थे। Death of misfortune falling upon those who disturb him was really true। कि एक कपकपी के साथ हैरान थे वो कि ऐसे राजाओं की मौत और दुर्भाग्य का अभिशाप था कि क्या वो वास्तव में सच था कि वो मरे हैं या मारे गए हैं। ठीक है, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें ये पढ़ा है कि एक टट राजा थे जो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। उनकी काफ़ी कम उम्र में ही मौत हो गई थी। अब ये पता लगाने के लिए वो मरे थे या मारे गए थे क्योंकि उन्हें 3300 साल पहले मारकर दफना दिया गया था। तो उस चीज़ की जानकारी हमें किसी को भी नहीं थी, सिर्फ हमने बुक्स में पढ़ा था। तो उनके डेड बॉडी को हम निकालते हैं और निकाल कर हम उसके ऊपर ये रीड करते हैं। उसकी जो आज हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। मतलब कि उनकी बॉडी से हम कुछ क्लूज़ लेना चाहते हैं जिनसे हमें क्लियरली ये पता चल जाए कि वो मरे थे या मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद है द ममी इज़ इन ए वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। यानी कि
जैसे ही उस पर एक लंबी दृष्टि डालने के लिए उसके शरीर पर झुकते हुए एक जाही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिविटीज़ ने कहा कि जो कुछ कार्टर ने 1920 के सेंचुरी में देखा था और मतलब उसके कारण जो मम्मी थी काफ़ी बुरी हालत में थी, उन्होंने जो देखा था उस टाइम पर कार्टर ने, तो इसमें हमें बताता है कि एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ as he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who is in 1922 discovered third tomb after year of futile searching. यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिविटीज़ ने कहा कि जो कुछ कार्टर ने 1920 में देखा या किया उसके कारण मम्मी बहुत बुरी हालत में है। यानी कि जैसे उन्होंने निकाला उस मम्मी को, उन्होंने काट कर निकाला था क्योंकि वो काफ़ी सारी साल पुरानी थी। तो वो कहता है कि वो काफ़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। हॉवर्ड कार्टर दैट इज वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट टर्ड टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग इट्स कंटेंट्स thoroughly hazils ransack is antiquity were surprisingly complete कि उस टाइम पर जो उनके अंदर वस्तुएं यानी कि जल्दबाजी में पुराने समय में जो लूटी गई थी उस पर आश्चर्य की बात है कि वे अपने पूर्ण रूप में थी, यानी कि वो आज भी एज इट इज़ ही थी जैसे वो पहले थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स एंड इन गोल्ड देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention कि फ़राओं की दंत कथाओं के बारे में एक हिस्सा बन गई थी वो, और जो राजसी वस्तुएं जो उन्हें मिली थी वो काफ़ी सारी समृद्ध वस्तुओं का संग्रह थी, सोने के स्तंभित करने वाली हस्तकृतियाँ जो हमेशा चमकती रहती थी, उनकी चमक की पुनर्जीवन गारंटी थी, and still get the most attention, but that was also buried with everyday things he'd want to be afterlife board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine कि मतलब कि उनके बाद ज़रूरत पड़ी शतरंज या पासे जैसे खेल, एक कांसे का उस्तरा, लिनन के अंत वस्त्र, भोजन और शराब के डब्बे, ये सब चीज़ें उसके अंदर मिली थी। मतलब कि जब उसको डेड बॉडी को निकाला जाता है ताबूत से तो उस ताबूत के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो काफ़ी ही रॉयल थी, मतलब कि जैसे कांसे के बर्तन थे, उस्तरा था और जो अंडर गारमेंट्स थे वो भी लिनन के बने हुए थे। इस तरह से जो उनके साथ चीज़ें मिली थी वो काफ़ी सारी मतलब पुरानी थी, और जो उनके साथ डेड बॉडी के साथ कुछ जेवर मिले थे गोल्ड के, वो उनकी चमक आज भी वैसी थी जैसे कि हमेशा के लिए रहती हैं, यानी कि उनकी कभी चमक ख़त्म ही ना हो, इस तरह की प्योरिटी थी उनके अंदर। तो जो हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं बेटा वो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि एक टट थे जो राजा थे, उनकी काफ़ी छोटी उम्र में जो है मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनको दफना दिया गया था। दफनाने के कई सालों के बाद जब इजिप्टियंस ने ये कोशिश की कि हम पता लगाएं कि वो मरे थे या मारे गए थे, उनकी सारी हकीकत को जानने के लिए उन्होंने उसकी डेड बॉडी को निकाला, सीटी स्कैन करवाने के लिए उसके सिर को रखा, और फिर उसके बारे में हमें कुछ क्लूज़ मिले कि हमें ये पता चला कि वो मरे हैं या मारे गए हैं। इसमें एक ऑफिसर हैं जो ये बोलते हैं कि हमें अपने क्लूज़ पाने के लिए जो ट्रट की बॉडी है उसका काफ़ी बुरा हमने यूज़ किया है, क्योंकि उनका जो शरीर है उसको जो वस्त्र लिपटे हुए थे उसको अलग करने के लिए हमें उनके शरीर के जो पार्ट्स थे वो काट कर अलग करने पड़े थे, जिसकी वजह से उन ऑफिसर ने कहा कि हमने जो ट्रट की बॉडी है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ किया है। इस चैप्टर में अभी हम इतना ही करेंगे बेटा, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, और जो हमने पिछला चैप्टर किया है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको रीड करने हैं, इनफैक्ट आपको लर्न करने हैं, ठीक है। टाइम हमारे पास काफ़ी कम है तो हमें इसके लिए तैयार रहना है कि हम जब भी क्लास में आएँ तो हमें ये चैप्टर्स कम से कम प्रिपेयर हों जो हम क्लास में कर रहे हैं। ओके, टिल देन बाय।